लागू कर रहे हैं। यानी यहां ये माना जाए कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में ये एक पहला राज्य है, जो मैं पर्सनली कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला राज्य है जहां जी तोड़ जो मेहनत होती है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। कल से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, राहुल गांधी ऑलरेडी सेकेंड टाइम पहुंच चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी टीम वहां पर पहले से है। अभी बीच में एक प्रेस रिलीज आई थी कि अलग अलग जो इनके मीडिया विंग के जो प्रवक्ता हैं, इनके वो प्रवक्ताओं को अलग अलग शहरों में लगा दिया गया है मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। किस रूप में देखा जाए इसको कांग्रेस के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से? क्या कांग्रेस उस मोड में आ चुकी है जहां से चुनाव जीतने की उम्मीद की जा सकती है? चुनाव जीतती रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जाइए प्रियंका जी आप देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जाइए प्रियंका जी आप देखिए, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे, लेकिन यहां तो सब हैं, अध्यक्ष भी हैं, राहुल भी हैं, प्रियंका भी हैं, मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं और अध्यक्ष साहब तो हैं ही। किस रूप में अब देखा जाए देश की, मतलब ये नहीं, देश की राजनीति में इस मजबूती को किस रूप में देखा जाए, इस एक्शन को किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, सबसे पहले मेरी तरफ से भी डीबी लाइव को और पूरी टीम को और तमाम दर्शकों को नंबर 1 बनने की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं नंबर 1 जब कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि जो दूसरा नंबर 1 है तो कम से कम उस तरह का विश्लेषण डीबी लाइव पर कतई नहीं होता। मैं उसका हिस्सा हूं, इसलिए बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं। यहां सौहार्द, प्रेम और बहुत ईमानदारी का जो विश्लेषण होता है वही वजह है कि दर्शक आज आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी मुद्दा है आज का, कर्नाटक का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है राजीव। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आगाज माना जा रहा है। और अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद का ये पहला चुनाव है और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद का भी ये पहला चुनाव। इसलिए कांग्रेस तो पूरी मुस्तैदी के साथ कर्नाटक में लगी हुई है, लेकिन जनता भी उसके साथ दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए फंसी हुई है क्योंकि उत्तर भारत से, और अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ दूं तो बाकी और राज्यों से जो मोहभंग हो रहा है लोगों का, बीजेपी चाहती थी कि दक्षिण भारत में कुछ विस्तार करे और वो कर्नाटक के जरिए प्रवेश करना चाहती थी। कर्नाटक में उसकी सरकार भी कई बार से है, लेकिन दक्षिण भारत का जो एकमात्र राज्य उसके पास है वो भी पूरी तरह से हारने जा रहे, जो अभी सर्वे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबत सामने है। दक्षिण के 5 राज्यों के पास संभवतः 127 या 128 सीटें हैं और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो संकेत आएंगे वो पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले हैं। और आने वाले वक्त में जब 2024 के चुनाव होंगे तो उसमें भी इसका पूरा जो नैरेटिव बनेगा वो काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। और जमीनी स्तर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, अगर आप उसको देखें कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को बहुत बारीकी से छुआ, चाहे वो नंदिनी का मुद्दा हो या वहां मिर्च का भी मामला चल रहा है। और राहुल गांधी तो दक्षिण भारत के हीरो हो चुके हैं। उत्तर भारत में भले ही अभी भक्तों के दिमाग पर ताला हो, लेकिन दक्षिण भारत जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत सत्कार कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं उनको लोग लगातार महसूस कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक का चुनाव जितना महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए है, उतना ही मुसीबत वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। उसके तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर भारत में उसकी कोई झलक तक नहीं है। सारे जो गोदी मीडिया चैनल है उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि जगदीश शेट्टार चले गए या कोई और नेता चले गए। और मुसीबत इतनी है बीजेपी के पास कि पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को फोन करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक बागी के साथ भी ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा था। यहां ईश्वरप्पा कौन है? ईश्वरप्पा वो व्यक्ति हैं जिन पर ही 40% रिश्वत लेने का आरोप है। और इतना ही नहीं,
एक संतोष पाटिल नाम के ठेकेदार ने उनका नाम लिख करके और आत्महत्या की। ऐसे व्यक्ति को भी फोन करना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आप मुश्किल समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो किस गर्त में जाकर के फंस गई है। और राहुल गांधी जिस तरह से बहुत सहज मूड में है, और सहज मूड में इसलिए भी है कि घर बार भी उनका छुड़वा दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार चाहती थी कि राहुल गांधी फंसे रहें और राहुल गांधी कर्नाटक न जाने पाए, लेकिन राहुल गांधी को चिंता नहीं है उस घर द्वार की। वो उन्होंने छोड़ दिया और कह दिया कि ये जाइए, ले जाइए चाबियां और सौंप दीजिए अपने मालिक को। और इधर सतपाल मलिक जी जो कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से भंडाफोड़ किया है और इस सरकार की गैर संवेदनशीलता को खास करके मोदी करते थे, ये राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? शूटिंग में व्यस्त हैं और कहते हैं कि चुप रहिए, ये दूसरा मामला है। तो सतपाल मलिक जिस बात को कह रहे हैं, इस देश का अवाम वो अब इस सच्चाई को जानने लगा है कि आखिर हुआ क्या था पुलवामा। संकेतों सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है और कर्नाटक में फंसी हुई है, और उसका जो नतीजा आएगा उसका प्रभाव वहीं नहीं रुकने वाला है, 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचने वाला। देखिए राजीव जी, अभी जो नीतीश कुमार ने पहल की है वो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाए रखने के लिए। और तमाम विपक्षी दलों के बीच जो आपस में जहां पर चीजें नहीं बनती हुई दिख रही थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चीजें सहज होते हुए दिख रही। क्योंकि नीतीश कुमार का एक वाक्य है आज का कि कांग्रेस के बिना हम किसी विपक्ष के गठबंधन की उम्मीद नहीं कर सकते। ऑब्वियस है कि ये बात उन्होंने ममता बनर्जी से भी कही होगी और अखिलेश यादव को भी ये संकेत गया होगा। अगर आप इस समीकरण को देखें तो एक तो वो राष्ट्रीय एजेंडा जो सामने आ रहा है राहुल गांधी के जरिए, जातिगत जनगणना यानी ओबीसी के स्वाभिमान और ओबीसी के सहभागिता को लेकर के, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के, उनके साथ जो पिछले सो कॉल्ड ओबीसी के महानायक प्रधानमंत्री के रहते हुए जो अन्याय हुए उसको पाटने के लिए, और राहुल गांधी ने तो सवाल उठाया ही है कि क्या वजह है कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो जो सचिव स्तर के सबसे बड़े अधिकारी हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी के केवल 7% अधिकारी मौजूद हैं। तो जो नीतियां बन रही हैं वो किसके लिए होंगी, ये तो बात समझ में आती है। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए, माने जिसको हम समूचे स्तर पर सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, वो एक बड़े पैकेज के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पेश कर दिया है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की तो हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे थे और मैंने ये भी कहा था कि आज वो मुद्दा बड़े स्तर पर सामने आया है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ये भी हमारे सामने आ गया है। अब जहां पर बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, दक्षिण भारत के वो 5 राज्य तो हमने जिक्र किया कि 128 सीटें हैं और वहां पे स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, या केरल में आपका कम्युनिस्ट पार्टी हो, तेलंगाना में राव साहब हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े ही हुए, क्योंकि ये जो सरकार है वो संघवाद के खिलाफ, फेडरलिज्म के खिलाफ है। उन्होंने सीधा ही उन तमाम राज्यों पर अटैक किया है। जीएसटी को लेकर के उनका असंतोष है और दूसरे मुद्दों को लेकर के असंतोष है। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी विपक्ष अब लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं वो हिंदी हार्टलैंड जिसे कहते हैं, जिसको मैं उसको गोबर पट्टी के रूप में, हिंदी पट्टी के रूप में कहता हूं। तो ये जो हिंदी पट्टी है जिसमें भक्ति का चरम दिखाई पड़ता है और वहां पर वो सवाल नहीं होते हैं जो एक लोकतंत्र में होने चाहिए और चुनी हुई सरकार के सामने होने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, बिहार और झारखंड दोनों को आप जोड़ लीजिए 54 लोकसभा सीटें, माने नीतीश कुमार जहां अभी पहल कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि जहां पर बीजेपी के खिलाफ ये जो गोलबंदी हो रही है, और ऑब्वियस है कि वो चुनाव जिताए गोलबंदी,
और इस गोलबंदी के जरिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में दिखाई पड़ती है। तो अब वो जाएगी कहां? एक नॉर्थ ईस्ट का किला केवल उसका बचता है, और वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये हम लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल उसे हिंदी हार्टलैंड में फंसाना चाहते हैं, उसकी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको ध्वस्त करना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। और जो सामाजिक न्याय की राजनीति का ये क्षेत्र रहा है, जहां हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स रही है, वहीं पे वो भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जब ममता बनर्जी ने कहा कि देयर इज नो ईगो, अखिलेश यादव भी उसी तरह का कुछ संकेत दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि दिसंबर तक आते आते हम लोग एक बड़ी गोलबंदी देखेंगे, जो इस देश के गरीबों, मध्य वर्गों पर जो आपदा है इस समय, उस आपदा से, बेरोजगारी, महंगाई के कारण जो मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, उससे कम से कम निजात दिलाने वाला ये गठबंधन हमारे सामने आएगा और लोगों को एक मजबूत विकल्प देगा। जी, एक मजबूत विकल्प। सबसे बड़ी चीज है कि लोग